तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के अपकमिंग एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि प्रिंसेस ऑफ द सी यूहाओ और तांग वुटोंग को जान से मारने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ सी गॉड तांग सन आ जाता है जो पूरी सिचुएशन को संभाल लेता है। जिसके बाद प्रिंसेस ऑफ द सी सभी लोगों को लेकर अपने अंडर वाटर प्लेस के अंदर लेकर आती है, जहाँ यूहाओ मरमेड प्रिंसेस लिया की कंडीशन को चेक करता है। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें प्रिंसेस ऑफ द सी को दिखाया जाता है जो घबराकर पूछती है कि क्या अब भी मेरी बेटी को बचाया जा सकता है। जो सुनकर यूहाओ हेल्पलेस होकर कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि उसकी सोल को फेटल डैमेज पहुंच चुका है और उसका आधा हिस्सा पहले ही छीन लिया गया है, इसलिए उसकी स्पिरिचुअल सी पूरी तरह सूख चुकी है और वो अब ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। जो सुनकर प्रिंसेस ऑफ द सी पूरी तरह साइलेंट हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी जानती थी कि यही सच है। लेकिन तभी सिल्वर क्राउन वाली मरमेड प्रिंसेस उम्मीद भरी नजरों से पूछती है कि क्या सच में कोई तरीका नहीं बचा है। जिस पर यूहाओ कुछ देर सोचता है और फिर कहता है कि एक तरीका है, मैं मरमेड प्रिंसेस को स्पिरिट बनाकर उसकी सोल के साथ फ्यूजन करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सफल रहा तो वो स्पिरिट के रूप में जिंदा रह पाएगी, लेकिन अगर मैं फेल हुआ तो उसकी सोल हमेशा के लिए वैनिश हो जाएगी। जो सुनकर प्रिंसेस और उसकी बेटी दोनों के चेहरे बदल जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि उनकी बेटी पूरी तरह एग्जिस्टेंस से मिट जाएगी। लेकिन तभी यूहाओ उन्हें समझाता है कि अगर अभी कोशिश नहीं की गई तो उसकी फ्रैगमेंटेड सोल वैसे भी जल्द टूट जाएगी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसकी सोल को स्टेबलाइज करना ही आखिरी तरीका है। लेकिन ये सुनकर तांग वुटोंग तुरंत उसे रोकती है और उसकी आंखों में साफ डिसअप्रूवल दिखाई देता है, क्योंकि वो जानती थी कि ये कितना डेंजरस है और आखिर मरमेड प्रिंसेस इंसानों की वजह से बहुत ज्यादा सफरिंग झेल चुकी थी, इसलिए स्पिरिट फ्यूजन के दौरान उसके कोऑपरेट करने की संभावना बेहद कम थी। और अगर वो रेजिस्ट करती है तो यूहाओ को टेरिफाइंग बैकलैश झेलना पड़ सकता था और ऊपर से वो 100,000 ईयर स्पिरिचुअल सोल बीस्ट थी, इसलिए फेलियर का रिस्क पहले से कई गुना ज्यादा था। लेकिन ये देखकर यूहाओ धीरे से सिर हिलाता है और उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमकने लगता है, क्योंकि वो ये रिस्क सिर्फ स्पिरिट पाने के लिए नहीं ले रहा था, बल्कि वो सी के सोल बीस्ट्स और ह्यूमंस के बीच समझदारी बनाना चाहता था। और आइस सी में आने के बाद उसने महसूस किया था कि सी के सोल बीस्ट्स कितने पावरफुल और विशाल हैं, और अगर फ्यूचर में उनका कॉन्फ्लिक्ट इंसानों से बढ़ा तो भयानक ब्लडशेड हो सकता था। लेकिन अगर स्पिरिट पगोडा का तरीका सफल हुआ तो फ्यूचर में सोल मास्टर्स को सोल बीस्ट्स मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही वजह थी कि वो इस चांस को खोना नहीं चाहता था। लेकिन आखिरकार प्रिंसेस ऑफ द सी आंसू पोंछते हुए कहती है कि ठीक है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, तुम हमेशा हमारे फ्रेंड रहोगे। जो सुनकर यूहाओ गंभीरता से सिर हिलाता है और फिर आइस जेड बेड के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और इस समय प्रिंसेस और उसकी बेटी के दिल में सिर्फ एक उम्मीद बची थी, और अगले ही पल यूहाओ के चेहरे से आइसी ऑरा निकलने लगता है, जबकि डीप इनकैंटेशंस की आवाज फिर से पूरे अंडर वाटर पैलेस में गूंज उठती है, क्योंकि अब उसके पास डिले करने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। और इस बार स्पिरिट फ्यूजन शुरू करते वक्त यूहाओ के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि स्नो एम्प्रेस के बाद ये शायद उसकी सबसे डेंजरस फ्यूजन होने वाली थी, लेकिन साथ ही ये उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी थी। तो वही समुद्र के अंदर धीमी धीमी इनकैंटेशंस गूंजने लगती हैं और यूहाओ अपने स्पिरिचुअल पावर को धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करता है, जो सॉफ्ट गोल्डन वेव्स बनाकर उस मरमेड की तरफ बढ़ने लगती है, जो फ्रिजिड जेड बेड पर गहरी नींद में थी और उसकी सोल ऑलमोस्ट टूट चुकी थी, और साथ ही उसकी स्पिरिचुअल सी भी पूरी तरह सूखने वाली थी और सोल पावर भी खत्म हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी लाइफ एनर्जी भी अब धीरे धीरे गायब हो रही थी, जो देखकर साफ पता चल रहा था कि वो मौत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन इतनी हालत खराब होने के बावजूद भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, और साथ ही उसकी गोल्डन टेल अब भी हल्की लाइट छोड़ रही होती है। तो वही यूहाओ की डिम गोल्डन स्पिरिचुअल पावर उसे पूरी तरह कवर कर लेती है, और ऐसा लगने लगता है जैसे वो उसे फिर से लाइफ देने की कोशिश कर रहा हो। जिसके बाद उसके पैरों के नीचे एक जायंट हेक्साग्राम अरे प्रकट होता है और उसकी इनकैंटेशंस और भी तेज होने लगती है। तो उधर तांग वुटोंग के साथ प्रिंसेस ऑफ द सी और बाकी सभी लोग दूर खड़े बहुत टेंशन में ये सब देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर से कोई डेंजर नहीं था, बल्कि असली खतरा तो फ्यूजन प्रोसेस के अंदर ही छिपा हुआ था, और किसी को भी नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक स्लीपिंग मरमेड के सिर से गोल्डन लाइट की कई स्ट्रीक्स बाहर निकलने लगती हैं, जो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होने लगती है, जो देखकर प्रिंसेस ऑफ द सी अपनी बड़ी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसकी छोटी बेटी की सोल एनर्जी के आखिरी टुकड़े थे, और अगर ये पूरी तरह गायब हो गए तो उसकी बेटी सच में हमेशा के लिए मर जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी यूहाओ बिल्कुल शांत रहता है और अपनी इनकैंटेशंस के रिदम के साथ उसकी सोल एनर्जी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो सोल एनर्जी धीरे धीरे मरमेड का ह्यूमनॉइड फॉर्म लेने लगती है। लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता है और वो बिल्कुल लाइफलेस दिखाई दे रही होती है, जो देखकर प्रिंसेस ऑफ द सी और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसकी सोल को ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रख सकता है, और अगर उसका कंट्रोल छूट गया तो उसकी बेटी की सोल कभी वापस बॉडी में नहीं लौट पाएगी, यानी अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो वही यूहाओ भी पूरी तरह डिटरमिन्ड था, क्योंकि उसके पास भी सिर्फ एक ही मौका था। लेकिन तभी उसकी आवाज और तेज हो जाती है और उसकी आई ऑफ डेस्टिनी गोल्डन लाइट से चमकने लगती है, जिसके बाद एक गोल्डन बीम सीधे मरमेड की सोल पर जाकर गिरती है, और इसी के साथ मरमेड धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है। लेकिन जैसे ही वो जागती है तो उसकी आंखों में सिर्फ टेरर दिखाई देता है और एक्सट्रीम फियर, सॉरो, डिस्पेयर उसके
उसके चेहरे पर बस नेगेटिव इमोशंस ही भरे हुए थे, जो देखकर तांग वुटोंग का दिल डूब जाता है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ऐसी हालत में इक्वल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो वही युहाओ उसकी सोल से स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मरमेड की सोल अचानक वायलेंटली स्ट्रगल करने लगती है और वो पूरी ताकत से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से पूरा हेक्साग्राम अरे तक क्रैक होने लगता है और उसकी टेरिफाइंग सोल एनर्जी सीधे युहाओ पे प्रेशर डालने लगती है। क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान वो खुद को पूरी तरह ओपन कर चुका था, इसलिए वो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से अगले ही पल उसके मुंह, नाक और कानों से खून बहने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इनकैंटेशंस बंद नहीं करता है, क्योंकि वो उससे फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो उसे टेरिबल बैकलैश झेलना पड़ सकता था और पूरा फ्यूजन कंप्लीटली फेल हो सकता था, जो देखकर तांग वुटोंग अपनी फिस्ट्स कस लेती है, क्योंकि इस समय कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता था और तभी इक्वल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो सकता था जब दोनों तरफ से विलिंगनेस हो, वरना फेलियर तय था। लेकिन युहाओ अब भी पूरी कोशिश से टिके रहने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि मरमेड के नेगेटिव इमोशंस और भी ज्यादा वायलेंट होते जा रहे थे और उसकी स्पिरिचुअल सी तक में क्रैक्स आने लगते हैं। और ये महसूस करके युहाओ अंदर ही अंदर बिटर स्माइल करने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और अगर उसकी स्पिरिचुअल सी डिस्ट्रॉय हो गई तो उसके बाकी 5 स्पिरिट्स भी सीरियसली इंजर्ड हो जाएंगे। और यही सोचकर वो आखिरकार हार मानने का फैसला कर लेता है। लेकिन तभी दोनों की सोल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगती हैं और जैसे ही ऐसा होता है तो मरमेड की सोल अचानक शॉक होकर पीछे हट जाती है, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब होता है। जो मरमेड अभी तक वायलेंटली अटैक कर रही थी वो अचानक शांत हो जाती है, जो देखकर खुद युहाओ भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने इतनी देर कोशिश की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ था। और अब जब वो गिव अप करने वाला था, लेकिन तभी सिचुएशन बदलने लगी थी। लेकिन तभी अचानक युहाओ की सोल के अंदर से व्हाइट लाइट बाहर निकलती है और वो लाइट धीरे धीरे एक मरमेड की इमेज में बदल जाती है, जो देखकर युहाओ, प्रिंसेस ऑफ द सी और उसकी बेटी सब शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसी मरमेड की ओरिजिन सोल थी, जिसके अंदर अब भी कुछ बचा हुआ था। और जैसे ही वो व्हाइट लाइट मरमेड की सोल के अंदर जाकर मिलती है तो वो तुरंत शांत हो जाती है और उसकी आंखों की फियर गायब होने लगती है और उसकी नजरें अचानक बहुत जेंटल हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी इनकम्प्लीट सोल भी धीरे धीरे पूरी मरमेड फॉर्म लेने लगती है, जो देखकर प्रिंसेस ऑफ द सी शॉक में चिल्ला उठती है कि ये तो मरफोल्क्स ब्लेसिंग है। जो सुनकर तांग वुटोंग कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखती है और हैरानी से पूछती है कि ये मरफोल्क्स ब्लेसिंग आखिरकार क्या है, जिस पर प्रिंसेस ऑफ द सी गहरी सांस लेते हुए कहती है कि हम मरमेड्स अपनी स्पिरिचुअल पावर के लिए जाने जाते हैं और हमारी रेस में हर मरमेड को जिंदगी में सिर्फ एक बार ब्लेसिंग देने का मौका मिलता है और जिसे ये ब्लेसिंग मिलती है उसे हमेशा मरफोल्क का फ्रेंड माना जाता है। लेकिन आखिरकार मेरी बेटी ने युहाओ को मरफोल्क्स ब्लेसिंग क्यों दी है? जो सुनकर तांग वुटोंग को पिछली फाइट याद आ जाती है और वो कहती है, जब हम यहाँ आ रहे थे तब हमने उस इविल सोल मास्टर को मारा था जिसने आपकी बेटी को हर्ट किया था और उसके अंदर एक मरमेड एवेंजिंग स्पिरिट भी थी और तब युहाओ ने उसे प्यूरिफाई किया था और डिसअपियर होने से पहले उसने एक व्हाइट लाइट युहाओ के अंदर छोड़ी थी और शायद वही मरफोल्क्स ब्लेसिंग थी। जो सुनकर प्रिंसेस ऑफ द सी काफी ज्यादा सैड हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वे खुशी और गिल्ट के आंसू थे, क्योंकि अब उसकी बेटी सच में बच गई थी। तो वही मरफोल्क्स ब्लेसिंग मिलने के बाद मरमेड का बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता है और अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि थैंकफुलनेस दिखाई दे रहा था, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पीसफुली कंटिन्यू होने लगता है और इस बार कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है और धीरे धीरे गोल्डन लाइट युहाओ और मरमेड को पूरी तरह घेर लेती है। तो वही युहाओ की स्पिरिचुअल सी पहले से ही 5 पावरफुल स्पिरिट्स की वजह से ऑलमोस्ट बॉटल नेक तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मरमेड के फ्यूजन की वजह से उसकी स्पिरिचुअल सी और भी एक्सपैंड होने लगती है, यहाँ तक कि पहले जो क्रैक्स बने थे वे भी तुरंत हील हो जाते हैं, जो देखकर खुद युहाओ भी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी स्पिरिचुअल पावर की कोई लिमिट ही नहीं है और उसकी पूरी स्पिरिचुअल सी पहले से कहीं गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है और उसके सेंसेस पूरे समुद्र और अंडर वाटर पैलेस को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि ये उसकी पहली प्योर स्पिरिचुअल टाइप स्पिरिट थी। और फ्यूजन के दौरान मरमेड भी युहाओ की मेमोरीज देख रही थी, जिसकी वजह से उसकी नजरें और भी जेंटल हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी प्योर गोल्डन लाइट में बदलने लगती है और आखिर में वो छोटी सी मरमेड बनकर उड़ते हुए सीधे युहाओ के कंधे पर बैठ जाती है। और तभी अचानक युहाओ के आसपास के सारे बबल्स टूट जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसे सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल पावर तेजी से बढ़ने लगती है। और तभी मरमेड पहली बार अपनी माँ और बड़ी बहन को देखती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सैड और खुशी भी होती है, क्योंकि उसे एक नई जिंदगी मिल चुकी थी, लेकिन अभी वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो अपनी टेल को हल्के से हिलाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से निकलने वाली गोल्डन लाइट उसकी बड़ी बहन ली जिंग के अंदर चली जाती है और अगले ही पल उसकी सिल्वर क्राउन और टेल पूरी तरह गोल्डन कलर में बदल जाती है, क्योंकि लिया ने अपनी पूरी गोल्डन मरफोक ब्लड लाइन अपनी बड़ी बहन को दे दी थी ताकि वो अगली प्रिंसेस ऑफ द सी बन सके। और इसी के साथ वो हमेशा के लिए युहाओ की 6th स्पिरिट बन जाती है, जो देखकर प्रिंसेस
प्रिंसेस ऑफ द सी और ली जिंग दोनों रोने लगती हैं। लेकिन तभी युहाओ उसकी मेमोरीज से उसका नाम पता लगा लेता है, जिसके बाद वो प्रिंसेस ऑफ द सी से कहता है कि आपकी बेटी वापस नॉर्मल तो नहीं हो सकती है, लेकिन अब वो एक अलग रूप में जिंदा रहेगी और जब तक मैं जिंदा हूँ वो भी एग्जिस्ट करेगी। और इतना कहकर वो तुरंत मेडिटेशन में बैठ जाता है, क्योंकि लिया की स्पिरिचुअल पावर बहुत टेरिफाइंग थी और उसके फ्यूजन की वजह से उसकी स्पिरिचुअल सी और सोल कोर दोनों इवॉल्व हो चुके थे। और तभी अचानक स्नो एम्प्रेस वहाँ प्रकट होकर प्रिंसेस ऑफ द सी से कहती है कि अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि हम फेक नहीं हैं। जिस पर प्रिंसेस ऑफ द सी शर्मिंदा होकर सिर झुकाती है और पूछती है कि तुम युहाओ की स्पिरिट कैसे बनी थी। जिस पर स्नो एम्प्रेस हल्की सी स्माइल के साथ कहती है कि अगर मुझे कहना हो तो शायद ये डेस्टिनी का चोजन पर्सन है। और इतना कहते ही बाकी 4 स्पिरिट्स भी बाहर आ जाते हैं और फिर स्नो एम्प्रेस स्काई ड्रीम आइस वर्म का इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि इसकी कल्टीवेशन 1 मिलियन ईयर्स से भी ऊपर की है। जो सुनकर प्रिंसेस ऑफ द सी पूरी तरह शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो स्काई ड्रीम का पूरा किस्सा बताती है कि कैसे वो युहाओ का पहला सोल रिंग बना था और फिर कैसे आइस एम्प्रेस उसकी सेकंड मार्शल सोल बनी थी। और ये सब सुनने के बाद प्रिंसेस ऑफ द सी आखिर समझ जाती है कि युहाओ कितना स्पेशल है। लेकिन तभी स्नो एम्प्रेस सीरियस होकर कहती है कि शुरुआत में तो हमें भी युहाओ पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसके कैरेक्टर और डिटर्मिनेशन ने हमें कन्विंस कर दिया और अगर वो सफल हो गया तो हम सब उसके साथ इस दुनिया की लिमिट से भी ऊपर जा सकते हैं। जो सुनकर प्रिंसेस ऑफ द सी की आंखें चमक उठती हैं और तभी उसकी नजर तांग वुटोंग पर पड़ती है और वो पूछती है तुम्हारा सी गॉड के साथ क्या रिलेशन है। जो सुनकर सभी स्पिरिट्स भी क्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि पिछली फाइट में लास्ट मोमेंट पर तांग वुटोंग की वजह से ही सब सर्वाइव कर पाए थे। लेकिन तभी तांग वुटोंग हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देती है कि मेरा लास्ट सोल स्किल डिसेंट ऑफ द सी गॉड है। जो सुनकर प्रिंसेस ऑफ द सी की पूरी बॉडी कांप उठती है और वो तुरंत रिस्पेक्ट के साथ तांग वुटोंग को बो करती है, जबकि उधर आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस शॉक्ड नजरों से तांग वुटोंग को देखने लगती है, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतनी टेरिफाइंग सोल स्किल देखी थी। भले ही उसे यूज करने के बाद तांग वुटोंग की सोल रिंग ग्रे हो गई थी, लेकिन फिर भी इतना क्लियर था कि ऐसा सोल स्किल किसी नॉर्मल स्पिरिट या सोल बीस्ट से मिलना इम्पॉसिबल था। तो वही ये सब देखने के बाद सबके मन में बस एक ही सवाल आता है कि क्या तांग वुटोंग सच में किसी गॉड से जुड़ी हुई है। तो वही तांग वुटोंग अंडर वाटर पैलेस में रुक जाती है ताकि युहाओ की मेडिटेशन खत्म होने का इंतजार कर सके। लेकिन दूसरी तरफ सन मून एम्पायर के अंदर एक भयानक तूफान उठ चुका होता है, क्योंकि इंपीरियल पैलेस के अंदर सुतियान रान अपने थ्रोन पर बैठा टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा होता है और उसके सामने सैकड़ों ऑफिशियल्स घुटनों के बल झुके हुए थे और पूरे हॉल में ऐसा प्रेशर था कि कोई जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और तभी सुतियान रान गुस्से में कहता है कि कुछ ही दिनों में मिंगदो माउंटेन रेंज की सोल फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई और फिर ओक सिटी और ईस्टर्न सन सिटी पे अटैक हुआ। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि हमें अब तक ये भी पता नहीं है कि दुश्मन कितने थे और वे हमारी बॉर्डर के अंदर घुसे कैसे। जो सुनकर सभी ऑफिशियल्स डर से कांपने लगते हैं। लेकिन तभी सुतियान रान मिलिट्री चीफ की तरफ घूरते हुए चिल्लाता है कि मुझे जवाब दो कि ये सब हो कैसे रहा है। जो सुनकर मिलिट्री चीफ नर्वस होकर कहता है कि योर मैजेस्टी, शायद ये स्टारलो एम्पायर का काम है, क्योंकि मिंगदो माउंटेन रेंज उनकी बॉर्डर के पास है। लेकिन ये सुनकर सुतियान रान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि नॉनसेंस, हमारी सर्वेलेंस को क्रॉस करना इतना आसान नहीं है और अटैक हमारी टेरिटरी के अंदर से हुआ था, और अगर ये स्टारलो एम्पायर का काम है तो तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है। जो सुनकर मिलिट्री चीफ बिटर स्माइल करते हुए बताता है कि सर्वाइविंग गार्ड्स ने सिर्फ इतना बताया था कि दुश्मनों के पास ऑल टेरेन सेल्फ ड्राइविंग फोर्ट्स जैसे सोल टूल्स थे और उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरी डिफेंस कोलैप्स हो गई। लेकिन अटैक के बाद वे लोग हवा की तरह गायब हो गए। यहाँ तक कि सारी एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स लगाने के बाद भी कोई ट्रेस नहीं मिला। और यही बात सुतियान रान को सबसे ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि एनिमी उसकी टेरिटोरी के अंदर घूम रहा था, लेकिन उसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वही मिलिट्री चीफ आगे बताता है कि ऑक सिटी और ईस्टर्न सन सिटी पर एक इलीट सोल इंजीनियर लीजन ने अटैक किया था और वे इतने ज्यादा पावरफुल थे कि होली गोस्ट चर्च के 2 टाइटल्ड दूल्हों तक उन्हें रोक नहीं पाए थे और सिटी के सारे रिसोर्सेज पूरी तरह लूट लिए गए हैं। जो सुनकर सुतियान रान की सांसें भारी होने लगती हैं, क्योंकि वो सिर्फ गुस्से में नहीं था बल्कि अंदर से डर भी चुका था। और इस समय सन मून एम्पायर फ्रंटलाइंस पर लगातार जीत हासिल कर रहा था और जूजी की लीडरशिप में एम्पायर तेजी से बाकी टेरिटोरीज पर कब्जा कर रहा था। लेकिन उसी समय एम्पायर के अंदर केओस शुरू हो चुका था और सबसे टेरिफाइंग बात यह थी कि इतनी बड़ी सोल इंजीनियर लीजन एम्पायर के अंदर घुस गई और सर्वेलेंस सोल टूल्स को कुछ पता तक नहीं चला। जिसके बाद चीफ मिनिस्टर आगे बढ़कर कहता है कि योर मैजेस्टी, अभी गुस्सा करने का समय नहीं है, पहले हमें इन एनिमीज को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करना होगा। जो सुनकर सुतियान रान थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने फ्रंट लाइन की आर्मी वापस बुला ली तो एनिमी का प्लान सफल हो जाएगा। और तभी मिलिट्री चीफ कहता है कि अभी सबसे जरूरी काम नॉर्थ साइड को स्टेबलाइज करना है। लेकिन ये सुनकर सुतियान रान बिटर स्माइल करते हुए कहता है कि इन एनिमीज ने अटैक के लिए बिल्कुल सही समय चुना है, क्योंकि अभी हमारा एम्पायर अंदर से सबसे ज्यादा खाली है और हमारी ऑलमोस्ट सारी मेन सोल इंजीनियर लीजेंड्स फ्रंट लाइन पर हैं। लेकिन तभी चीफ मिनिस्टर सीरियस होकर कहता है कि जरूरत पड़ी तो हमें अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग फोर्स तक यूज करनी होगी। जो सुनकर मिलिट्री चीफ तुरंत पैनिक में आ जाता है, क्योंकि
वो जानता था कि अगर रेडिएंट सिटी की प्रोटेक्शन कमजोर हुई तो पूरा एम्पायर डेंजर में पड़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सन मून एम्पायर इस वॉर में ऑलमोस्ट सब कुछ लगा चुका था और नई सोल इंजीनियर लीजेंड्स लगातार ट्रेन हो रही थी और फैक्ट्रीज में दिन रात सोल टूल्स बनाए जा रहे थे। लेकिन अभी समय चाहिए था क्योंकि एम्पायर के रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे थे। और तभी सु तियानरान पूछता है कि नई आर्मीज की ट्रेनिंग कहां तक पहुंची है, जिस पर मिलिट्री चीफ जवाब देता है कि 4 नई सोल इंजीनियर लीजेंड्स की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी सिर्फ 2 आर्मीज ही बैटल के लिए रेडी है। बाकी को पूरी तरह तैयार होने में कम से कम आधा साल लगेगा। लेकिन अब इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाती है।